हाय एवरीवन, आ जाइए 18 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की एडनॉक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई के एडनॉक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की यात्रा के दौरान यह समझौता किया है। एडनॉक की बात करते हैं तो इसका अर्थ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, और इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो एलपीजी और एलएनजी के लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। वडिनार गुजरात में यहाँ पे शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भारत की कोची शिपयार्ड लिमिटेड और यूएई के ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ है। भारत में वर्तमान में विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पादुर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं यूएई का मैप देख लेते हैं। पे सऊदी अरब और ओमान के साथ भी यूएई का बॉर्डर लगता है। यूएई की राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी अबू धाबी है, और यूएई का बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कहा इबोला के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो और युगांडा के इबोला प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने इसकी घोषणा की है। स्ट्रेन की बात करते हैं तो इस बार इबोला का बुंडीबोगियो स्ट्रेन फैला है, जिसकी वर्तमान में कोई भी वैक्सीन नहीं है। इबोला के नाम की बात करते हैं तो इसका नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है, जो कांगो या जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नाम बदल करके पीएमओएस कर दिया गया है, जिसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है। जब हम बात करते हैं युगांडा या कांगो की, तो इसका मैप भी आप देख सकते हैं। युगांडा की बात करते हैं तो युगांडा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है, जिसका बॉर्डर केन्या, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया के साथ लगता है। और युगांडा की राजधानी कंपाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्गो का, तो कॉन्गो को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर लगता है। कॉन्गो की बॉर्डर की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके बाद आपको कैमरून और गबन के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंट्री, कॉन्गो और युगांडा को आपको ध्यान में रखना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय एजेंसियों ने ऑपरेशन रेडपिल के तहत पहली बार किस ड्रग की बड़ी खेप जब्त की है? तो कैप्टागोन ड्रग्स की बड़ी खेप को जब्त किया गया है ऑपरेशन रेडपिल के तहत। एनसीबी ने 182 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त करी है। एनसीबी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। इसे जिहादी ड्रग्स भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार इस ड्रग के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यह कार्रवाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अली फली कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री अली फली कादिम बने। यहाँ पे आप इराक का मैप देख सकते हैं। इराक की राजधानी बगदाद है, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री का नाम ईरान हो गया, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इसके बाद जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे कुवैत से बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इराक की राजधानी बगदाद है, जहाँ 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। तो ओपेक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बगदाद में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इराक में ही मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। कौन सी नदी के किनारे? दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इराक में। दजला फरात को टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट शेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में छोड़ा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलसोनिया गंगेटिका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसकी पहचान इसकी सॉफ्ट ऊपरी परत और पीठ पर विशिष्ट तीर के निशान से होती है। यह कछुआ सड़े गले अवशेष खाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण किस देश ने किया है? तो पुर्तगाल ने किया है। इसे ऑपरेशन 777 के तहत विकसित किया जा रहा है, और इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, और एक बार में 30 घंटे से अधिक उड़ान भर सकता है। यूरोपीय कंपनी स्केच फिक्सल इसमें एआई सिस्टम लगा रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना।
पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल अटलांटिक ओशन में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसका बॉर्डर आपको स्पेन के साथ देखने को मिलेगा। सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपियन में पुर्तगाली थे, 1498 में आए थे, कोझिकोड कालीकट में आए थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, जिसको साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन बोलते हैं, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सहदेव यादव को साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। अहमदाबाद हुई बैठक में शबीना यादव को सीईओ नियुक्त किया गया। भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में पहला ओलंपिक पदक की बात करते हैं तो इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहदेव यादव को साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर को उच्च न्यायालय ने हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003 के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने इसे वग्न देवी मां सरस्वती का मंदिर माना है। मुस्लिम पक्ष ने इसे कमल मोला मस्जिद कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्ति पहल के सभी क्षेत्रों में कार्य पूर्ण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा ने इस पहल की सभी 51 प्राथमिकताओं को पूरा कर लिया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे व्यापार सुगमता बोलते हैं, इसको बढ़ावा देना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम डॉक्टर मणिक साहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं। इनमें से 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल है। इसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। अंडर 17 श्रेणी में भारत ने 17 पदक जीते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ताशकंद समझौता की बात करते हैं तो 1966 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ताशकंद उज्बेकिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान का बॉर्डर आपको अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है। यहाँ पे उज्बेकिस्तान का बॉर्डर अरल सी के साथ भी लगता है और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? ताशकंद। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितने बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो 32 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ये दुनिया में सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर देख सकते हैं, भारत के साथ और चाइना के साथ लगता है और भारत से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट सक्षम NHAI द्वारा महिलाओं में कौशल विकास के लिए शुरू किया गया है। नीति आयोग अपडेट की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट प्रभावी हो गया है। प्रोजेक्ट प्रिज्म की बात करते हैं तो सड़क और रेल पुल परियोजनाओं के विकास के लिए किया गया है। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो उनकी नई पुस्तक का नाम करुणा द पावर ऑफ कंपेशन है। लेटेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो उड़ीसा का सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू। जनगणना की बात करते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशक के आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी।
2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51%, और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है, और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है, 94% है, और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है, 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में,
इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित थी और इसका प्रारूप डीआर गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को
और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।